नमस्कार, मैं हुसैन था उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर सीएम धामी ने जताया दुख। कांग्रेसियों ने प्रदेश मुख्यालय में दी पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि। रील्स नहीं बना सकेंगे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी। सीएम धामी ने दिए शासन को सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश, कहा जल्द करेंगे लागू। और बढ़ेगी उत्तराखंड में ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश और बर्फबारी के अलर्ट। अगले 2 दिन पूरे प्रदेश में बढ़ेगी ठंड। मंगलोर में भगवान के घर सेंधमारी चोरों ने जैन मंदिर में किया 50 लाख का सामान पर हाथ साफ। साथ लेके सीसीटीवी के डीवीआर, जांच में जुटी पुलिस। अब खबर विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुरुवार 26 दिसंबर को एम्स दिल्ली में अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह गुरुवार देर शाम को ही तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उत्तराखंड के तमाम नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेसियों ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। वो ऐसा कोई झूठा आश्वासन नहीं देते थे 15 लाख बुलेट ट्रेन या स्मार्ट सिटी या 2 करोड़ रोजगार, ऐसी बातें नहीं करते थे। वही कहते थे जो कर सकते थे। विश्व की सबसे बड़ी रोजगार की योजना मनरेगा को लाने वाले उसके जनक हैं वो। सूचना का अधिकार जो आप लोगों का अमूमन जो पत्रकार बन रहे हैं, आप लोगों का भी हथियार होता है, ये उन्हीं की देन है। राइट टू फूड, जिस पर आज ये अपनी फोटो लगा के घूम रहे हैं, राशन 5 किलो पे, ये मनमोहन सिंह जी की देन है। राइट टू एजुकेशन की गरीब का बच्चा भी किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ सके, ये व्यवस्था करना। स्कूल को ये कहना कि 25% आपको एडमिशन देने हैं और उनकी फीस सरकार के द्वारा वहन करना, ये मनमोहन सिंह जी की देन है। तो बड़े काम करने वाला व्यक्ति और कम बोलने वाला व्यक्ति था। वो खुद नहीं बोलते थे, कम बोलते थे, वही बोलते थे जो कर सकते हैं, जो देश के लिए सही है वो बोलते थे और उनका काम बोलता था। तो ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है, जिसका निश्चित ही केवल कांग्रेस परिवार को नहीं, हर उस पढ़े लिखे व्यक्ति को, हर उस जागरूक नागरिक को जो भारत से प्यार करता है, उसको आज दुख हो रहा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन को सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने को निर्देश दिए हैं। दरअसल ये निर्देश सरकारी अफसर और कर्मचारियों के द्वारा कई बार की गई विवादित पोस्ट या व्हाट्सएप मैसेज की वजह से दिए गए हैं। सोशल मीडिया पॉलिसी जनवरी महीने में लागू होगी। कई बार ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी राज्य के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इससे कई बार सरकारी कामकाज और कार्य पर इसका सीधा असर पड़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार चाहती है कि कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एक सोशल मीडिया आचार संहिता बनाई जाए। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के अनेक जगहों पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ ही अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। खासकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपद में भारी बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिससे कड़ाके की सर्दी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पश्चिमी विभाग सक्रिय होने के कारण प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं, जिसके चलते 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है।
27 और 28 को एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से निकलेगा और उसकी वजह से भी जो बर्फबारी है या फिर बारिश है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो अगर हम 27 तारीख के लिए बात करते हैं तो पहाड़ों में मैं कहूँगा कि अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम तक की जो बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पर कुछ जगहों में हल्की बारिश जो है उसकी संभावना वो देखने को मिल जाएगी। जब आप 28 को जा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि जो है हिल्स में है वहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम है बर्फबारी, और जो अंदर के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी एक आध जगहों में मिल जाएगी। मंगलोर कस्बे में इन दिनों चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मंगलोर कस्बे में स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर का है, जहां चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की कीमत की मूर्ति, कलश, चक्र, छतरी और थाल समेत कीमती सामान पर हाथ साफ किया है। इतना ही नहीं, अज्ञात चोरों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। सुबह के समय जब क्षेत्र के लोग पूजा अर्चना करने के लिए जैन मंदिर में पहुंचे तो मंदिर के गेट का ताला टूटा हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। जब उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो मंदिर का कीमती सामान गायब मिला। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की गई। उधर मंदिर में हुई चोरी के वारदात के बाद से ही लोगों में काफी रोष है। बताया जा रहा है कि चोर छत के रास्ते से अंदर दाखिल हुए थे। मॉर्निंग में जैसे पुलिस को सूचना मिली तो चीज़ें हमने फील्ड यूनिट अपनी एफएसएल ये सारी चीज़ें फील्ड पे बुलाई हैं, वो अपनी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। घटना पुलिस के लिए चैलेंज है, वर्कआउट करेंगे जल्दी इस पे। कहना चाहूंगा कि ये हमारे मंदिर की चोरी नहीं है, डकैती है। इसमें जो जैन समाज को जो नुकसान हुआ है, कम से कम 40-50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें जो हमारे चांदी के भामंडल हैं, सिंहासन है, सोने के छतर हैं, ये सब चोरी हो चुके हैं। कुछ भी चोरों ने नहीं छोड़ा है यहाँ। अब बहुत ही शर्मनाक कार्य जो आज हुआ है जैन मंदिर में, इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम नहीं है। और जिस प्रकार का ये कार्य हुआ है, शासन प्रशासन सोया हुआ है, अपराधी जाग रहे हैं। निकाय चुनाव तैयारियों के चलते सियासी पारा और बढ़ गया है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। वहीं अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। पहली बार ऐसा हुआ है 1000 आपत्तियां आई जिनकी जन सुनवाई की गई और जन भावना के अनुसार ही आरक्षण घोषित हुआ है। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को इसका सम्मान करना चाहिए और कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। वहीं महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट की शिक्षा दीक्षा पर कभी कभी चिंता होती है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि बीजेपी जैसी पार्टी में ऐसा अध्यक्ष बैठा है जिसे पता नहीं होता कि पार्टी की सरकार निर्णय क्या ले रही है। हमने महेंद्र भट्ट का यूसीसी को लेकर कथन देखा था जिसमें उन्हें पता ही नहीं था कि ड्राफ्ट कहाँ है, कब लागू होगा। महाराज ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी पार्टी में कितने लोग आवेदन कर रहे हैं और क्या स्थिति है। पीसीसी और जिला कार्यालय लोगों से भरे हुए हैं। महेंद्र भट्ट के रहते 2 उपचुनाव पार्टी हारी है, ये शर्मनाक है, उन्हें वो देखना चाहिए। दुर्भाग्य है कि बीजेपी जैसी पार्टी में एक ऐसा अध्यक्ष बैठा है जिसको यही पता नहीं होता कि पार्टी की सरकार निर्णय क्या ले रही। यूसीसी के मामले में आपने उनका पहले कथन देखा था, उसको पता ही नहीं ड्राफ्ट कहाँ है, कब लागू होने वाला है, क्या होने वाला है। कार्यकर्ता हर सीट को जीतने को तैयार होता है। क्या ओबीसी और अनुसूचित जाति के लोग नहीं है जो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? हमने पहली बार हुआ है कि 1000 आपत्तियां आने के बाद आपत्तियों की भी सुनवाई करने का सरकार ने किया है। सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में समय समय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है और सर्दी से बचने के लिए लोगों से कहा जाता है। उत्तराखंड में भी मौसम पूरी तरह सर्द हो चुका है। ऐसे में देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि सर्दी का मौसम है, डेंगू का प्रकोप अब नहीं है। अब लोगों को ठंड से बचना चाहिए, खासकर बुजुर्ग लोगों को सुबह के समय टहलने से बचना चाहिए। उसके साथ साथ धुआं वाली जगह जाने से भी बचना चाहिए। सर्दी की वजह से जो बीमारी जनरली बच्चों में निमोनिया की शिकायत रहती है या बाहर का खाना ना खाने से लूज मोशन डायरिया के भी केस आ रहे हैं, तो लोगों को यही सलाह है कि अपने
इस समय सर्दी से अपना बचाव करें। बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो सुबह टहलने ना जाएं, तथा यदि जहाँ पे भी धुएं वगैरह का प्रकोप हो तो उन जगह पर जाने से बचें। तो अस्थमा वाले मरीजों को और जिनको डायबिटीज हाइपरटेंशन है उनको थोड़ी सर्दी के मौसम में सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि वो अपने स्वस्थ रहेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को नवनियुक्त न्यायाधीश जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र को शपथ दिलाई। राजभवन में मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने राष्ट्रपति द्वारा न्यायमूर्ति गृहनाथन नरेंद्र को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने से संबंधित अधिपत्र पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रथम महिला गुरमीत कौर, कैबिनेट मंत्री शुभवती उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, डीजीपी दीपम सेठ, नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कहकासा खान, सचिव राज्यपाल रविनाथ रावण, विधि परामर्शी अमित कुमार शिरोही सहित वरिष्ठ न्यायमूर्तिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आपको ये भी बता दें कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की कलेजियम ने की थी। 25 सितंबर 2024 के दिन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया। नैनीताल बस हादसे के घायलों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती बस हादसे के घायलों का हाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों से बात भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मृतक और घायल परिवारों के प्रति उनकी संवेदना है। घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरूरत पड़ने पर घायलों को एम्स ऋषिकेश भेजा जा रहा है। 2 घायलों को ऋषिकेश एम्स के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। मौसम खराब साफ होने के बाद अन्य मरीजों को भी एयरलिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा सीएम धामी ने बताया कि पुलिस और परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है कि बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जाए और ड्राइवरों का लाइसेंस जरूर चेक किया जाए। सभी घायलों को जो जरूरी इलाज है वो यहाँ पर हो रहा है और जिनको हायर सेंटर रेफर करने की आवश्यकता है या जिनको उनको ले जाया जा रहा है। 2 यहाँ से अभी तक हेली से 2 लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है। अन्य भी जो 3-4 लोग और हैं जिनको एम्स ऋषिकेश ले जाना है, अन्य हायर सेंटर ले जाना है, उसके लिए डॉक्टर वहाँ से आ गए हैं। वहाँ के विशेषज्ञ श्री मधुर उनियाल और उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। थोड़ा विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी ठीक होते ही उनको ले जाया जाएगा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। इसके लिए तैयारियों जोरों पर चल रही है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार और लोगों को अधिक से अधिक खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मशाल यात्रा निकाली गई। सीएम धामी ने हल्द्वानी में मशाल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार्यक्रम हल्द्वानी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा, सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीएम धामी ने कहा, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन के शुभारंभ देहरादून में होगा। इनका समापन हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होना है। समापन भी भव्य तरीके से किया जाएगा। इसमें देश की कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी। के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय खेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और ओलंपिक्स की अध्यक्ष पीटी उषा जी का भी धन्यवाद करता हूं। यह आयोजन हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इसकी पूरी तैयारी हमारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। अनेक स्थानों पर हमारे जहां पर स्पोर्ट्स की गतिविधियां होनी है, खेल की गतिविधियां होनी है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बन चुके हैं और जो कुछ काम एक थोड़ा बहुत जो बचा है वो काम भी आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये खेल, राष्ट्रीय खेल, हमको देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। हमारे नौजवान युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होगा। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा के खतरे की सूचना प्राप्त करने और
उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में आपातकालीन सूचना केंद्र को अपग्रेड कर मल्टी हज़ई अली वार्निंग डिसीजन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। आपदा प्रबंधन को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यू प्रिपेयर योजना के तहत आपदा की पूर्व चेतावनी देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके लिए अधिक से अधिक जगह सायराना लगाने का काम भी होगा। वनाग्नि की घटनाएं भी लगातार सामने आती रहती है। राज्य प्राकृतिक आपदा है। इस साल ही मानसून के बाद से कई लोगों ने जिंदगी को खो दिया है और कई लापता हो गए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा के खतरे की आशंका की पूर्व सूचना में पहले दिन की व्यवस्था पर काम कर रहा है। मेजर नदियां हैं या जो बड़े बड़े बैराज हमारे हैं, सभी में सायरन लगाए गए हैं। सायरन का एक कंट्रोल जो संबंधित विभाग है, सिंचाई विभाग या जो बैराज या जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके पास रहता है। वहाँ से समय रहते अगर रिएक्शन हुआ तो ठीक है, अगर वहाँ से समय रहते रिएक्शन नहीं हुआ तो हमारे कंट्रोल रूम में सायरन बजता है। फिर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करते हैं और उसे जो खतरे हैं उसको देखते हुए क्या कार्रवाई की जानी है, कहाँ से लोगों को हटाया जाना है, वो कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा जो हमारे सायरन हैं वो महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं। अगर वहाँ पानी का लेवल बढ़ता है तो हमें ऑनलाइन हम देखते रहते हैं, हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ मैप है पूरी तरह से, और उसके अकॉर्डिंग फिर कहाँ पे क्या कदम उठाया जाना है कार्रवाई करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में उत्तराखंड में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। गृहमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जल्द से जल्द नए आपराधिक कानूनों को 100% क्रियान्वित करने को कहा। अमित शाह ने कहा कि नए कानून पीड़ित और नागरिक केंद्रित है और इन्हें इसी भावना के साथ मुस्तैदी से लागू किए जाने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि महिला अपराधों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। देखिए, पहली बात तो कोई नाराजगी नहीं है किसी प्रकार का पक्ष। उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों जो घटनाएं हुई थी उसमें हमारी सरकार ने कानून को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार गिरफ्तारियां हुई है। देखिए, जो मेरे संज्ञान में महिला अपराध को लेकर खासकर उन्होंने तवज्जो दी और मैं खुद 12-13 बार इस बात को लेकर जेल में गया हूँ, गिरफ्तारियाँ दी हैं। और उसके अलावा लगातार बीजेपी को हम कटघरे पे खड़े कर रहे हैं। आप लोगों से भी यदाकदा मैं इस बारे में बातचीत करते रहा हूँ, चाहे उत्तरकाशी की बात हो, चाहे ममता जोशी बहुना की बात हो, चाहे पिंकी की बात हो, चाहे हमारी संतरेसा का मामला हो, चाहे वो यहाँ एसबीटी में 13 साल की बच्ची का मामला हो, चाहे बहन अंकिता का मामला हो। सारे मामले आप लोग और हम लोग डिस्कस करते रहे, आंदोलन करते रहे। उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम की शीतकालीन यात्रा पर किए जा रहे मंथन को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सराहा है। बलूनी ने कहा कि शीतकालीन यात्रा से यात्रा रूट आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की आमद से पूरे साल गुलजार रहेंगे। साथ ही साथ स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबारियों को इससे ज्यादा खास फायदा होगा। बलूनी ने कहा कि शुरुआती दौर में अगर 20% श्रद्धालु भी शीतकालीन यात्रा करेंगे तो शुरुआती दौर तक के लिए ये अच्छे संकेत होंगे। आने वाले दिनों में यात्रियों से शीतकालीन यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम और फीडबैक लिया जाएगा, जिससे व्यवस्थाओं की और चाक चौबंद किया जा सकेगा। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी शुरुआत भी की है और वास्तव में पूरे साल भर जो है वो पर्यटन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आधे समय चलता है, आधे समय बंद रहता है, काफी कुछ महीने बंद भी रहना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह से कुछ 10% 20% भी इसमें हम लोग वृद्धि कर पाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे पहाड़ की आर्थिकी को भी सबल होगी। और मुझे लगता है कि ये प्रयास अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में इसमें अगर हमको लगेगा कुछ और भी चीजें जोड़नी है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।